हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक नागपाल, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर दैट विल बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जब चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर एटम्स। अगर एटम्स हमें पता होंगे तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं, उसके लिए हमारे को थोड़ी सी क्या होना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो एटम्स की हिस्ट्री में जाएं तो एटम्स की हिस्ट्री, जब एटम्स की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई थी तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन्स। जॉन डाल्टन्स ने क्या किया, पहली बार एटम्स को डिफाइन किया था और एटम के लिए एक थ्योरी दी थी जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो क्या नाम होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स ने कहा था, क्या कहा था एटम के लिए कि व्हाट इज़ एटम। अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में मैं बात कर रहा हूँ कि एटम के बारे में क्या कहा गया था, तो उन्होंने कहा था इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which takes part in a chemical reaction, and cannot be further divisible मीन्स उसने कहा कि एटम किसी सब्सटेंस का, किसी पार्टिकल का, किसी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट होता है जिससे मिलकर वो पूरा सब्सटेंस फॉर्म होता है। यानी किसी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसकी बार बार रिपीटेशन होके वो पूरा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एटम। और जब वो एटम दूसरे एटम के साथ, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है। और उसने एक बात और कही कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, यानी एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल कह लो या फर्दर डिवाइड कह लो, आप कह सकते हो डिवाइड, कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी उसने कहा एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है, हम इसे और छोटे पार्टिकल्स में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन जब लेटर ऑन फर्दर स्टडीज़ की गई, दूसरे साइंटिस्ट ने एटम्स को स्टडी की, तो देखा गया कि एटम्स भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी डिस्कवर कर लिया गया। तो एटम्स के जो वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, अगर मैं कहूँ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम जो होते हैं, जो बाद में डिस्कवर हो गए थे, जिनके बारे में हम ब्रीफ पढ़ेंगे कि हाउ टू डिस्कवर दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो डिस्कवर हुए थे, अभी केवल ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से थे। तो वो थे इलेक्ट्रॉन, वो था फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल था हमारे पास जो डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन। और थर्ड लेटर ऑन, बहुत लेट जो डिस्कवर हुआ था, वो हुआ था न्यूट्रॉन। तो बहुत दिन बाद ये पता लगा कि डाल्टन्स ने वैसे तो एटम के बारे में बहुत सही बात कही थी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एटम किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और वो ही किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। ये बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ये बात कहना कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, वो फर्दर डिविजिबल नहीं है, उसके सब एटॉमिक एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट गलत हो गया था। क्योंकि फर्दर जब स्टडी की गई, जब फर्दर डिस्कवरी की गई, तो देखा गया कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं और वो जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनकी डिस्कवरी के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एटम होता है। अब क्वेश्चन आया कि चलिए एटम होता है, हमने अभी डेफिनेशन कहती है कि जब एक एटम दूसरे एटम से मिलकर बनता है तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, जो कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है और एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना देता है। तो क्यों बनाता है? अब क्वेश्चन आया वाई दे फॉर्म न्यू प्रोडक्ट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर। व्हेन एटम आपस में कंबाइंड होता है तो प्रोडक्ट क्यों फॉर्म करता है, और हाउ कैन दे कंबाइन, ये कैसे कंबाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आया। तो ये दो क्वेश्चन है कि आपस में कैसे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये कैसे नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को रिमूव करने के लिए हमारे नए साइंटिस्ट हुए, और वो जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, वो हम अलग अलग साइंटिस्ट थे, और उन्होंने उन साइंटिस्ट के इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ लॉज दिए। उन लॉज को क्या बोला गया, तो वो लॉज थे हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो क्या थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये लॉज दिए गए। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने ये अलग अलग लॉज दिए, किस बेस पर, कि कैसे एटम कनेक्ट होता है आपस में और क्यों एटम कनेक्ट होता है, इस
प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को रिमूव करने के लिए उन्होंने लॉज दिए। अब वो लॉज कौन कौन से थे जिनको हमें डिस्कस करना है, तो वो 3 लॉज दिए गए। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास कौन सा था स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पहला क्वेश्चन आपके पास यही आ जाता है। हालांकि इस लॉ को भी मैं अभी डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जनरल क्वेश्चन क्या आ जाता है। तो कई बार वो पूछ लेता है हु गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था वो थे एंटोनी लेवोशियर। कौन से थे, एंटोनी लेवोशियर थे। और ये कब दिया गया था, तो 1774 में ये लॉ दिया गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवोशियर जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं, 1774 में उन्होंने एक लॉ दिया कि एटम्स आपस में कैसे कंबाइंड होते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, किस रूल के बेस पर प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड लॉ जो दिया था, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको कई बार कई बुक्स में इस तरीके से भी लिखा गया है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट की जगह डेफिनेट, बात एक ही होती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये सेकंड लॉ था। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो कई बार ये साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये साइंटिस्ट थे हमारे जोसेफ, इनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। ये क्या थे, जोसेफ प्राउस्ट साइंटिस्ट थे। और ये लॉ 1779 में गिवन था। ठीक है। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो थर्ड लॉ जो दिया गया था वो कौन सा था, तो थर्ड लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लॉ किसके थ्रू दिया गया था, तो ये लॉ दिया गया था जॉन डाल्टन्स। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को एक्सप्लेन किया था, उन्होंने ही ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से कि एटम कैसे कंबाइंड होता है, क्यों कंबाइंड होता है, इन क्वेश्चंस को रिमूव करने के लिए ये लॉज दिए गए। और इन लॉज पर ही कोई सब्सटेंस, और ये आज तक चल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, और इन्हीं लॉज पर पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है। तो अब हम इन तीनों लॉज को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उतार लीजिए आप इनको, एक बार देख लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। होप आपने देख लिया होगा। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट लॉ की, और फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब हम बच्चों बात करते हैं तो इस लॉ के हिसाब से ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed। यानी इस नेचर में we can, आगे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, we can only change its state, we can only change इट्स स्टेट। यानी इन्होंने कहा कि मास जो होता है, कोई सब्सटेंस का जो मास होता है या कोई मटेरियल जो होता है, मास जो होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी किसी चीज़ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। वी कैन चेंज इट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी हम उसकी केवल वी कैन ओनली चेंज इट्स स्टेट, हम उसकी केवल स्टेट को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ना तो किसी सब्सटेंस को बना सकते हैं और ना ही हम किसी सब्सटेंस को बिगाड़ सकते हैं। जो नेचर में हमें मिला है वो नेचर में ही रहेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हम जब इस अर्थ पर, यानी हम बॉर्न हुए थे, तो हम क्या कुछ अपने साथ लाए थे, नहीं लाए थे। ठीक है, जो भी कुछ मिला यहीं से मिला, और जब हम यहाँ से जाएंगे, यानी कभी हमारी डेथ होगी, तो हम जो भी हमें यहाँ से मिला था वो सब कुछ हम यहीं छोड़ जाएंगे। तो ना तो हमने यहाँ आकर कुछ बनाया और ना ही यहाँ आकर हमने कुछ बिगाड़ा, बस जो हमें कुछ मिला हमने उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना किया। तो इसलिए ये लॉ था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कभी भी किसी सब्सटेंस का मास अमाउंट को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। अब ये लॉ हमारी केमिस्ट्री में कैसे लगा, तो हमारी केमिस्ट्री में इसी को न्यू वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो क्या कहा गया, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के टर्म में कैसे कहा गया, कि कहा गया मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज, mass of reactant is always equal to mass of product
इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में इसी लॉ को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया केमिस्ट्री के लिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही लॉ कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर मैं इसका मॉलिकुलर वेट निकालता हूँ, अभी शायद अब आपको मॉलिकुलर वेट नहीं निकालना आता है, अभी हम इसी चैप्टर में मॉलिकुलर मास भी निकालना सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जितने भी किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं उनके मास को हम ऐड कर दें तो उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का मास आ जाता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है, तो कैल्शियम का मास नंबर मैंने 40 रख दिया, प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, तो मैंने एटॉमिक मास रख दिया 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है 3, तो हमने कर दिया इंटू 3। तो जब मैं इन ऑल ओवर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 100 ग्राम। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास हमने लिया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया। अब होता क्या है कि जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कराया तो हीट कराने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ इसका मास देखूँ और इसका मास देखूँ तो कैल्शियम का मास अभी भी मैंने आपको बताया था 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और दोनों को ऐड करके आएगा 56 ग्राम। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालूं तो कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और इंटू 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 और ये हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी रिएक्शन में जब एप्लीकेबल होता है तो कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जितना मास हमने रिएक्टेंट का यूज़ किया है उतना ही मास का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमने रिएक्टेंट में लिया था तो प्रोडक्ट भी हमें कितना मिलेगा, 100 ग्राम। कैसे, जिसमें इस 100 ग्राम में 56 ग्राम हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस 44 ग्राम हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 100 ग्राम। तो दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 100 ग्राम। मीन्स हमने 100 ग्राम सब्सटेंस को जब ब्रेक कराया था तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में भी 100 ग्राम ही मिलेगा, बस हो सकता है उसकी स्टेट या उसकी फॉर्म चेंज हो जाए। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, एक और नाम होता है इसका, क्या होता है, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, आपने देखा होगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन को जब हीट कराया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, चूने में, तो ये हमें चूना मिल गया। और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होती है, गैस, जब हम किसी रिएक्शन में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं तो ये गैस का इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइमस्टोन को हीट करा के ब्रेक कराया तो हमें 56 ग्राम लाइम मिला और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और 56 और 44 ग्राम को ऐड करा तो 100 ग्राम ही मिला। मींस हमने रिएक्टेंट यूज किया था 100 ग्राम, हमें प्रोडक्ट भी मिला 100 ग्राम। मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट। और जब कोई रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो नेचर में पॉसिबल है। और वो नेचर में पॉसिबल है और वो किसको फॉलो कर रही है, वो रिएक्शन फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। वो किसको फॉलो कर रही है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। और अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है तो वो रिएक्शन नेचर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी मास ऑफ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो रहा है मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। और यही हमारा लॉ है। इन शॉर्ट लॉ में क्या कहा गया था, तो लॉ में कहा गया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हमने कुछ नहीं करा, हमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिला था, हमने ना तो इसको बनाया ना बिगाड़ा, हमने तो इसको हीट कराया और हमें 100 ग्राम से 100 ग्राम ही सब्सटेंस मिल गया, बस हमने उसकी स्टेट चेंज करी है। यहाँ वो सॉलिड स्टेट में था, यहाँ हमें एक गैसेस सब्सटेंस मिला और एक पाउडर फॉर्म में मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉ होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, देख लीजिए पहले आप इसको एक बार।
होप आपने देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। चलिए आपने देख लिया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और एग्जाम्पल से। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ वो सपोज करते हैं, वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो वो एग्जाम्पल है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल मैं जो ले रहा हूँ वो क्या है, तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, सपोज करते हैं हमने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। बड़ी सिंपल रिएक्शन है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मैं एक बात और बता दूं, शायद होप आपको ना पता हो, कि रिएक्शन में इस साइड जो होता है, इस साइड के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स। और ये एरो के साइन के जो उधर होते हैं, यानी राइट हैंड साइड में जो होते हैं, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। जो भी कुछ होगा यहाँ पर वो सब क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। और इस एरो को हम क्या बोलते हैं, गिव्स। हम कैसे रिएक्शन को बोलेंगे, व्हेन कार्बन ट्रीट विद ऑक्सीजन इट गिव्स CO2, ठीक है। तो गिव्स बोलते हैं रिएक्शन इस साइन को, एरो के साइन को। अब हम मास देखें तो रिएक्टेंट का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 12, तो 12 ग्राम तो कार्बन है हमारे पास। ऑक्सीजन कितना है, हम भी बताया, तो ऑक्सीजन का मास होता है 18। कितने ऑक्सीजन है 2, तो इंटू 2, तो कितना आ गया 32 ग्राम। 12 ग्राम हमारे पास कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, मीन्स 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए होंगे। तो टोटल कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो कितना हुआ 44 ग्राम रिएक्ट हुआ। तो जब इधर रिएक्टेंट साइड 44 ग्राम मास है तो हमें प्रोडक्ट साइड कितना मिलना चाहिए, 44। अगर ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो चलिए चेक करते हैं क्या इधर 44 है या नहीं है। तो कार्बन कितना है का मास 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 2, तो टोटल कितना हुआ 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये रहा 44 ग्राम प्रोडक्ट का मास, और ये किसका मास है, रिएक्टेंट का मास। तो क्या हो गया यहाँ पे, कंडीशन क्या डेवलप हो गई कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के। और अगर ये मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो ये लॉ किसको फॉलो करता है, ये कर रहा है, ये कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। अगर कोई रिएक्शन इसको फॉलो नहीं करेगी तो वो रिएक्शन नेचर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देखते हैं इस पर, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए कर देता हूँ मैं इसको रब। अब इस पर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्या होगा वो देख लेते हैं। हमसे कहता है न्यूमेरिकल के अंदर, सपोज कर रहे हैं यहाँ है, यहाँ से हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, हमसे कहता है न्यूमेरिकल में वी आर हैविंग, ऐसे लिखते हैं, a reaction in which 5.3 gram of Na2CO3 5.3 gram of Na2CO3 reacts with acetic acid, कितने एसिटिक एसिड का, इज रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड they produce sodium acetate, they produce 8.2 ग्राम, ऐसे लिख देते हैं 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट एंड 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम वाटर। ये वो रिएक्शन है। आगे वो हमसे इसमें क्या कहता है, हमसे कहता है शो दैट these observation are in agreement with the law of conservation of mass। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने दे दिया। इस तरीके से एक न्यूमेरिकल आ गया। हमसे क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, देखिए वो कह रहा है एक रिएक्शन है जिसके अंदर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं कि सोडियम
सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3। ये जो सोडियम कार्बोनेट है कितना यूज़ कर रहे हैं वो 5.3 ग्राम। 5.3 ग्राम तो सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट होता है? सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है। एसिटिक एसिड ये होता है, ये 6 ग्राम इसका अमाउंट लिया। वो कह रहा है जब 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, 6 ग्राम एसिटिक एसिड लिया, तो वो कहता है प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट मिलता है। सोडियम एसीटेट का अमाउंट हमें कितना दिया है? सोडियम एसीटेट का अमाउंट हमें दिया है, चलिए सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला ही लिख देते हैं, CH3COONA। इसका अमाउंट हमें दिया है कितना? 8.2 ग्राम। और क्या बनता है? वो कह रहा है और बनता है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 कितना बनता है? 2.2 ग्राम। CO2 फॉर्म होता है 2.2 ग्राम और वाटर फॉर्म कितना होता है? H2O फॉर्म होता है 0.9 ग्राम। ठीक है, उसने ये कहा है हमसे। तो हमसे कहता है कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं। तो बच्चों अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो उसका मतलब होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड में कितना मास है हमारे पास? ऐड कर देते हैं। 5.3 ग्राम तो सोडियम कार्बोनेट का है, 6 ग्राम हमारे पास एसिटिक एसिड का है। दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 11.3 ग्राम। टोटल मास हमारे पास कितना है? 11.3 ग्राम। किसका? रिएक्टेंट का मास। अब इधर देखते हैं, क्या अगर इधर 11.3 ग्राम रिएक्टेंट यूज़ हुआ है, सारा रिएक्टेंट कितना यूज़ हुआ है? 11.3 ग्राम दोनों मास को ऐड करने पे। तो अगर इधर भी 11.3 ग्राम मिला इन सबको ऐड करने पे, तो ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। चलिए चेक करते हैं। तो ये क्या है? 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट प्लस 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0.9 ग्राम क्या हो गया? वाटर। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूं 8.2, 2.2 और 0.9, तो 9 और 2 11, 11 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 8 और 2 10 और कैरी 1 कितना हो गया? 11.3। तो ऑल ओवर कितना आया हमारे पास? 11.3। ये किसका मास है? ये है प्रोडक्ट का मास, ये है टोटल प्रोडक्ट का मास, टोटल मास। और ये क्या है? टोटल रिएक्टेंट का मास। तो देखिए आप, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? 11.3 और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? 11.3। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल आया। यानी क्या हो गई कंडीशन? मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट। और अगर किसी रिएक्शन के लिए ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन नेचर में पॉसिबल है और वो किसको फॉलो कर रही है? दैट विल बी फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 ग्राम है और मास ऑफ प्रोडक्ट भी हमारे पास 11.3 ग्राम आया। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो इससे हमें पता लगा कि एक जब कुछ एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो जो भी बनाते हैं वो उतना ही बनाएंगे जितना कंबाइंड हुए थे, बस नई फॉर्म में बनेगा। चलिए, तो ये फर्स्ट लॉ हमारा कवर हो जाता है। आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड लॉ की ओर बढ़ रहे हैं। देख लीजिए आप इसको एक बार। चलिए, होप आपने इसको देख लिया होगा। अब सेकंड लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड लॉ हमारे पास क्या होगा, तो चलिए वो चेक करते हैं। सेकंड लॉ क्या है हमारे पास? तो सेकंड लॉ था हमारे पास स्टूडेंट, वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने एक्सप्लेन किया था? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contains the same element, combined together in the same proportion by mass.
इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। ये क्या कह रहा है लॉ, ये कहता है अ प्योर केमिकल कंपाउंड, एक हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड है ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, वो हमेशा फिक्स एलिमेंट से बनेगा। एक केमिकल कंपाउंड हमेशा फिक्स एलिमेंट से बनता है, एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, और वो जब एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो सेम प्रोपोर्शन बाय मास का एक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। उसने कहा कि कोई भी जो कंपाउंड है वो हमेशा फिक्स एलिमेंट से बनेगा, उसमें कोई और एलिमेंट अरेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि आप हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगा दो तो वो ये वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये वाटर का मॉलिक्यूल है? नहीं। मैं कहूं कि नाइट्रोजन की जगह आप क्लोरीन लगा दो तो क्या ये वाटर का मॉलिक्यूल है? नहीं। अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, यानी ये कंपाउंड बनाना है, कौन सा? वाटर का, तो आपको फिक्स्ड एलिमेंट चाहिए। फिक्स्ड एलिमेंट चाहिए कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट लोगे तो कोई वो कंपाउंड नहीं बनेगा, वाटर का कंपाउंड नहीं बनेगा। दूसरी बात, सेम एलिमेंट लिए और क्या हुआ? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इन एलिमेंट का मास का रेशो भी फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर का जो हाइड्रोजन का मास होता है वो होता है 1, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? तो यहां पर हाइड्रोजन है 2, तो इंटू 2 रेशो निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ठीक है, तो कितना रेशो आ गया? 2:16। अगर मैं इसको रेशो को सिंपलेस्ट करूं तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो फाइनल सिंपलेस्ट रेशो क्या आया? 1:8। ये रेशो क्या बता रहा है? ये बता रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को। मींस अगर मुझे वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, अगर मुझे वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना लूंगा? 8 ग्राम। ऑक्सीजन कितना लूंगा? 8 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन ले लूंगा मैं 8 ग्राम। ठीक है, अगर मुझे वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड करना है तो ये रेशियो मुझे लेना पड़ेगा। या मैं कहूं कि व्हेन 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन देन फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तब एक मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें फिक्स्ड एलिमेंट लेने पड़ेंगे, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई और नहीं। वो भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और उनका मास भी फिक्स लेना पड़ेगा। कितना? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। और अगर हमने ये मास फिक्स नहीं लिया तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, और अगर हमने ये एलिमेंट इनकी जगह कुछ और ले लिया तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। और इसी बात को कह रहा है ये लॉ कि एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट। सेम का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल हर कंडीशन में सेम ही एलिमेंट को कंटेन करेगा। चाहे आप कहो आपने पानी लिया हो, आपका टैप वाटर हो, तो टैप वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? मैं कहूँ टैप वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। मैं कहूँ आपने नाली में से, गटर में से पानी निकाला है, तो वो है तो पानी, पानी का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? तब भी आप H2O ही लिखोगे। वहीं पर आप वो वाटर, सपोज करो बारिश की पानी आ रहा है, तो अगर आप कहोगे कि ये पानी कौन सा है, रेन वाटर का फॉर्मूला लिखिए, तो वाटर है तो वो क्या होगा? H2O। तो इसका मतलब जब भी, चाहे वो वाटर कहीं से भी लिया जाए, किसी भी मेथड से बनाया जाए, कैसे भी बनाया जाए, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, फिक्स्ड एलिमेंट से बनेगा। दूसरी बात, उसका मास फिक्स होगा, यानी अगर एक मॉलिक्यूल चाहिए तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम ऑक्सीजन की ही नीड होगी। तो इस तरीके से ये लॉ फॉलो होता है, और हर कंडीशन में हर मॉलिक्यूल के लिए यही लॉ फॉलो होता है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे CO2। आप CO2 का मॉलिक्यूल अगर बनेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाना है, तो क्या आप कार्बन की जगह सल्फर लगा दोगे? तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना है तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, यानी फिक्स्ड एलिमेंट चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए? 1 चाहिए कार्बन, 2 चाहिए ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिक्स एलिमेंट से बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है, और 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से बनता है। अब मैं कहूँ कितने ग्राम कार्बन, तो मास का रेशो कितना होगा? कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 2, तो ये हो गया 12:32। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 4 से 3 टाइम्स चला जाएगा, और 4 से 8 टाइम चला जाएगा, तो 3:8। मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि 3 ग्राम कार्बन चाहिए और 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। कितने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए? एक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो चाहे वो कहीं से भी बने, उसके अंदर कार्बन होगा और केवल ऑक्सीजन होगा। कितने ग्राम कार्बन होगा? तो एक फॉर्मूले के अंदर 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यही है फिक्स्ड। हर फॉर्मूले के लिए ये कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट भी फिक्स होते हैं और उसका मास भी फिक्स होता है, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसको अब देख लिया होगा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम थर्ड लॉ की ओर बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक इसका क्वेश्चन कैसे आता है आपके क्लास में, आपके लेवल पर, तो वो देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। हमसे कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines, hydrogen and oxygen combine in the ratio, hydrogen and oxygen combined in the ratio 1:8 by mass, 1:8 by mass to form water, what mass of oxygen gas, would required, what mass of oxygen gas would require to react completely with 3 gram of hydrogen, 3 gram of hydrogen gas, 3 gram of hydrogen gas। ये आपको क्वेश्चन है। अब क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, हमसे कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वाटर का मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1:8। अभी भी करके दिखाया था, अभी देख लेते हैं। 1 मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 2, रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, रेशियो कितना है 2:16। ठीक है, और सिंपलेस्ट देखेंगे तो 1:8। मीन्स ये तो हमें पता लग गया कि कब, जब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुई होगी तो वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ होगा। चलिए आगे वो कहता है बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमारे पास 3 ग्राम, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड रिक्वायर्ड, हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, कितना ऑक्सीजन हम लें जब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो 3 ग्राम। जब हमारे पास हाइड्रोजन 3 ग्राम हो तो हम कितना ऑक्सीजन लें। तो आप देखिए 1 ग्राम ऑक्सीजन को 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये किसका मास है हाइड्रोजन का, ये किसका मास है ऑक्सीजन का। यानी ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है 8 ग्राम का। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन की नीड है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर, 3 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना 3 × 8 मीन्स 24 ग्राम। मीन्स हो गया ना। जैसे आपके पास ये वो क्वेश्चन है, जैसे आपसे कहता है कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर 2 रुपए का है, ये एक मार्कर 2 रुपए का है, तो बताइए 3 मार्कर कितने के होंगे। तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे 3 मार्कर के लिए। क्या करोगे आप मार्कर के रेट को जो नंबर चाहिए उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप 1 ग्राम में 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है, तो 3 ग्राम में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होना था। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की नीड होती है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए ये था हमारा न्यूमेरिकल। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर थर्ड लॉ की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपना नेक्स्ट लॉ की ओर, और हमारा नेक्स्ट लॉ क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो चलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बच्चों मैंने लास्ट बताया था आपको कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, बताओ किसने दिया था। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की। चलिए ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था। आप मुझे पता लगेगा कि कौन ध्यान से वीडियो को देख रहा है।
तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है पहले वो लिखते हैं। हमसे कहता है व्हेन, इस लॉ में क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन ईच अदर, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म more than one compound, the weight of one element that combined with a fixed mass, फिक्स मास कह लो या आप वेट कह लो, एक ही बात है, फिक्स्ड वेट या फिर आप कह लो फिक्स मास ऑफ द अदर आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये होता है लॉ। क्या है वो कह रहा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड ईच अदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और दो एलिमेंट कंबाइंड होकर आपस में एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। एलिमेंट कौन था, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है ना, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। इसी तरीके से अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड हो और वो क्या बना दे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। या इसका एग्जांपल ना लेके आपको और सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हम कह रहे हैं कि एक नाइट्रोजन जब एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, कितने एलिमेंट लिए मैंने, नाइट्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, तो क्या बनाया उन्होंने कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर हमने अगला एलिमेंट फिर नाइट्रोजन लिया, अगला एलिमेंट फिर ऑक्सीजन लिया और इस बार क्या बन गया, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर हमने अगला एलिमेंट नाइट्रोजन ही लिया, इस केस में भी ऑक्सीजन ही लिया, लेकिन इस बार क्या बना, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो वो यही कह रहा है, वो क्या कह रहा है, व्हेन टू एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन कौन से लिए हमने रिएक्शन के अंदर, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट लिए ना, कि जब दो एलिमेंट कंबाइन ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, और आपस में रिएक्ट करने के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जब ये इस फॉर्म में कंबाइंड हुए तो ये वाला कंपाउंड बना, इस फॉर्म में रिएक्ट हुए तो ये वाला कंपाउंड बना, इस फॉर्म में रिएक्ट हुए तो ये वाला कंपाउंड बना। एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया नहीं बनाया, हम कहें ये किससे मिलकर बनाया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। ये किससे मिलकर बनाया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। ये किससे मिलकर बना है भैया, जल्दी से बता दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। तो जब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बने हैं तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये दो ही एलिमेंट से मिलकर बने। और वो डेफिनेशन यही कह रही है, जब कोई एलिमेंट दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, जब कोई कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, दो एलिमेंट से मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, तो द वेट ऑफ वन एलिमेंट, इन कंपाउंड्स में जो एक एलिमेंट का वेट होता है, इन कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का जो वेट होगा, एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। यानी वो कह रहा है, देखो अब कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का वेट 14, ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा 16, यहाँ पे, यहाँ सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, नाइट्रोजन का वो वेट कितना होगा 14, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, इस बार ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 यानी 32, यहाँ नाइट्रोजन कितना होगा 14, ऑक्सीजन कितना होगा 16 × 3 यानी 48। तो अब मैं इस रेशियो को यहाँ लिख लूँ, पहला रेशियो आया हमारे पास 14:16, दूसरा रेशियो आया हमारे पास 14:32, थर्ड रेशियो आया हमारे पास 14:48। आया या नहीं, इसका इस फॉर्मूले का रेशियो ये है, इस फॉर्मूले का रेशियो ये है, इस फॉर्मूले का रेशियो ये है। तो यही तो है लॉ। वो कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड बनाने पर इनमें से एक एलिमेंट का मास तो हो जाता है फिक्स, एक एलिमेंट का मास तो हो गया फिक्स, कोई चेंज नहीं आ रहा। और इसकी रेस्पेक्ट में वो जो बचा हुआ एलिमेंट होता है उनके मास को देखूं, इन बचे हुए एलिमेंट के मास को देखूं 16, 32, 48,
ये रेशो आया। और इनको जब सिंपलेस्ट करें तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो एक क्या आता है, एक होल नंबर आता है। दिस इज द होल नंबर, दिस इज द क्या है ये, यही है लॉ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने पर उनमें से एक एलिमेंट का मास तो फिक्स हो जाता है। देखो हो गया 14 14 14, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया। दूसरे एलिमेंट का मास एक सिंपलेस्ट रेशो में होता है, दूसरे एलिमेंट का मास एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होता है, और हर कंडीशन में ऐसा ही होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी मल्टीपल में जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कार्बन के साथ भी हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट ले लिए, पहली बार उसने क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर दूसरी बार ले लिया कार्बन और O2, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब चलो तीसरा मॉलिक्यूल नहीं बनाते, दो से ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 × 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ कितना आ गया, अब मैं इन दोनों को यहाँ उठा लूँ तो ये पहले वाले फॉर्मूले का मास आया 12:16, दूसरे वाले फॉर्मूले का मास आया 12:32। ठीक है, तो इन दोनों में एक एटम का मास तो हो गया फिक्स, और दूसरे के मास का रेशो क्या आएगा, होल नंबर। इन दोनों का रेशो निकालूं तो क्या आएगा, 16:32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो क्या आया, एक होल नंबर। तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हों और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं, तो उन कंपाउंड का जो मास होता है उसके अंदर एक एलिमेंट का मास फिक्स हो जाता है, और दूसरे एलिमेंट के मास का जब हम रेशो निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं, तो वो होल नंबर में आता है। होल नंबर मीन्स एक एग्जैक्ट वैल्यू में आता है, रेशो आता है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे थोड़ा समझते नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा जब हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स इस पर करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।